हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट हिंदी विषय से। और देखिए, आज के इस वीडियो में आपके सामने आएंगे एनसीईआरटी आधारित 54 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये इस मॉक टेस्ट सीरीज का 28वां पार्ट है। और इसमें देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में आप आरोह के गद्य खंड के मॉक टेस्ट दे चुके हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे काव्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और ये कक्षा 11 की आरोह की पाठ्यपुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, बीजक में कबीरदास जी की कौन सी रचनाएं संकलित हैं? क साखी, ख सबद, ग रमेनी या घ उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो बीजक संग्रह है कबीरदास जी का, उसमें साखी, सबद और रमेनी ये तीनों ही संकलित हैं। तो आंसर हो जाएगा घ उपर्युक्त सभी। और जो कबीरदास जी हैं, उनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने किया था। दूसरा है, कबीरदास जी भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? क ज्ञानाश्रयी, ख प्रेमाश्रयी, ग कृष्ण भक्ति शाखा या घ राम भक्ति शाखा। तो देखिए, ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, किसने अपनी कविताओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा? क कबीर, ख तुलसी, ग रामानंद या घ रैदास। तो ये कहा था कबीरदास जी ने। चौथा प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किसने कहा? क कबीर, क रहीम, ख तुलसीदास, ग कबीरदास या घ सुंदरदास। तो देखिए ये कहा है कबीरदास जी ने स्वयं के बारे में। और देखिए, जो कबीरदास जी थे, इनकी जो शिक्षा है वो नहीं हो पाई थी। जो एक परंपरागत शिक्षा होती है वो इनकी नहीं हो पाई थी, तो तभी ये ऐसा लिखते हैं। और देखिए, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि संत काव्य में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित थे वो कौन थे? वो थे सुंदरदास जी। लेकिन ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। पांचवा प्रश्न है, कबीर वाङ्मय नाम से कबीर के पदों का संकलन किसने किया? क जयदेव सिंह, ख वासुदेव सिंह, ग धर्मदास या घ क व ख दोनों। तो देखिए, कबीर वाङ्मय नाम से कबीर के पदों का संकलन किसने किया? जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह दोनों ने। तो आंसर हो जाएगा घ क व ख दोनों। छठा प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। क लहरतारा उत्तर प्रदेश, ख बांदा जिले के राजापुर गांव में, ग इटावा में या घ कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में। तो आंसर हो जाएगा घ। वहीं लहरतारा में किसका हुआ था? उत्तर प्रदेश, कबीरदास जी का। बांदा जिले के राजापुर गांव में किसका हुआ था? तुलसीदास जी का। और इटावा में किसका हुआ था? ये हुआ था देव का। तो ये भी आप याद कर रख लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? क कबीरदास, ख रामानंद, ग रैदास या घ नर हरियानंद। तो मीराबाई जी के गुरु हैं रैदास जी या रविदास जी। आंसर हो जाएगा ग। और देखिए, रैदास जी की एक पंक्ति कई बार आती है परीक्षाओं में, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? क दिल्ली, ख द्वारका, ग तमिलनाडु या घ पुरी। तो जीवन के अंतिम दिनों में जो मीराबाई जी थी वे द्वारका चली गई थी। नौवां प्रश्न है, मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? क धर्मदास, ख रज्जब, ग नरोत्तम दास या घ विठलनाथ। तो मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया था? ये किया था ग नरोत्तम दास जी ने। 10वां प्रश्न है, मीराबाई के पदों का संपादन मीराबाई की पदावली नाम से किसने किया? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग परशुराम चतुर्वेदी या घ डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किया था मीराबाई की पदावली नाम से उनके पदों का संग्रह परशुराम चतुर्वेदी जी ने। आंसर हो जाएगा ग। 11वां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म किस सन में हुआ? क 1897, ख 1899, ग 1891
या घ 1881? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1881, 1881। तो देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 12वां प्रश्न है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की किस कृति की ये पंक्ति है? क मिलन, ख पथिक, गौ स्वप्न या घ मानसी? तो ये जो पंक्ति है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी की जो कृति है पथिक से। आंसर हो जाएगा गौ पथिक। 13वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, राम नरेश त्रिपाठी का फुटकर कविता संग्रह कौन सा है? क मिलन, ख पथिक, गौ मानसी या घ स्वप्न? तो देखिए जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं उनका जो मानसी है कविता संग्रह, ये उनका फुटकर कविता संग्रह है, और बाकी ये जितने भी हैं ये उनके खंड काव्य हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न। 14वां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का हिंदी, उर्दू, बांग्ला व संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कविता कौमुदी नाम से कितने भागों में संकलित है? तो रचना भी आपको याद रखनी है, कौन सी रचना है? कविता कौमुदी। तो कितने खंड हैं इसके? क 4, ख 8, ग 12 या घ 16? तो इसके हैं 8 खंड, तो आंसर हो जाएगा ख 8। 15वां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने किस गीत को गांव गांव घूमकर एकत्र किया? क पुष्प विकास, ख निशीथ चिंता, ग ग्राम गीत या घ कोई नहीं? तो ये था ग्राम गीत। 16वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसे हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है? क हरिशंकर परसाई, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग राम नरेश त्रिपाठी या घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो आंसर हो जाएगा ग वही राम नरेश त्रिपाठी जी। 17वां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने किस बाल पत्रिका का संपादन किया? क हाथी, ख घोड़ा, ग चंपक या घ बानर? तो जो पत्रिका है उसका नाम है बानर। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने? बाल पत्रिका का बानर का। 18वां प्रश्न है, एक पंक्ति है, ये आपको बतानी है किसकी है। तो पंक्ति है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। किसकी पंक्ति है? क जयशंकर प्रसाद, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग राम नरेश त्रिपाठी या घ सुमित्रा नंदन पंत? तो देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी की, पथिक की ही है ये पंक्ति जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। 19वां प्रश्न है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी? ये पंक्ति किसकी है? क राम नरेश त्रिपाठी, ख जयशंकर प्रसाद, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी या घ सुमित्रा नंदन पंत? तो देखिए ये पंक्ति भी किसकी है? इसी पथिक की पंक्ति है, ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की। जन्म हुआ था अभी बताया था आपको 188 1881 में, और बाल साहित्य का जनक इन्हें माना जाता है। बानर पत्रिका का इन्होंने संपादन किया हुआ था राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। कविता कौमुदी थी इनका काव्य संग्रह, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला कविताओं का संकलन, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनका संकलन किया है। 20वां प्रश्न है, रत्नाकर का अर्थ है? क पानी, ख तालाब, ग समुद्र या घ बादल? तो रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। 21वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। क वैद्यनाथ मिश्र, ख गोसाई दत्त, ग केदार पांडे या घ श्रीकंठ? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ख गोसाई दत्त। कहीं कहीं गोसाई दत्त भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं देखिए वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी का नाम है, केदार पांडे किसका नाम है? राहुल सांकृत्यायन का नाम है, और ये श्रीकंठ किसका नाम है? ये आ चुका है परीक्षा में, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 22वां प्रश्न है, पंत जी किस पत्रिका का संपादन किया इन्होंने? क माधुरी, ख
खो सरस्वती, गौ वसुधा या घ रूपाभ। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का किया था? रूपाभ का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। वही देखिए वसुधा का भी पूछा जाता है। ये राहुल, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की, उन्होंने जबलपुर से निकाली थी वसुधा पत्रिका। 23वां प्रश्न है, अपनी भाषा को पंत जी ने क्या संज्ञा दी? क ध्वनि भाषा, ख चित्र भाषा, ग प्रकृति भाषा या घ विचित्र भाषा। तो अपनी भाषा को पंत जी ने संज्ञा दी चित्र भाषा संज्ञा। तो आंसर हो जाएगा ख चित्र भाषा। अगला प्रश्न है, वे आंखें, जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है पाठ्यपुस्तक में। ये कविता किस दौर की कविता है? क छायावादी, ख प्रगतिवादी, ग प्रयोगवादी या घ द्विवेदी युग की। तो ये है प्रगतिवादी या युग की दौर की कविता है इनकी, वे आंखें, सुमित्रा नंदन पंत जी की। 25वां प्रश्न है, वे आंखें जो कविता है, कविता के माध्यम से पंत जी ने किस समस्या को दर्शाया है? क बाल मजदूरी, ख अंधविश्वास को, ग किसानों के शोषण को या घ बेरोजगारी को। तो देखिए जो वे आंखें कविता है, इसके माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसानों के साथ जो शोषण होता है उसको दिखाया है यहाँ पर। तो ये जो किसानों का शोषण होता है वो पंत जी को काफ़ी आहत करता है कवि को, इसीलिए उन्होंने ये कविता लिखी है वे आंखें। तो आंसर है गो। 26वां प्रश्न है, बरधुओं का क्या अर्थ है? क ये बाघ होगा, बाघ, ख बैलों, ग भैंसों या घ गधों। तो बरधुओं का अर्थ होता है बैलों। और देखिए बरधुओं का अर्थ क्या होता है? बैलों, क्योंकि ये किसानों से संबंधित है तो तभी इसमें ये शब्द आया हुआ है कविता में, वे आंखें में। 27वां प्रश्न है, हिंदी की सहज लय की कविता सहज लय की कविता किस कवि की है? तो ऑप्शन है हिंदी की सहज लय की कविता इसके किस कवि की है? क रामनरेश त्रिपाठी, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग भवानी प्रसाद मिश्र या घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी, ग। तो देखिए इनकी ये जो है हिंदी की सहज लय की कविता, इनकी कविताओं को कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। क मैथिली शरण गुप्त, ख भवानी प्रसाद मिश्र, ग माखनलाल चतुर्वेदी या घ गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो जैसा कि अभी आपको बताया था सहज लय, हिंदी की सहज लय, तो देखिए ये सहज लय जुड़ती है गांधी जी के चरखे की लय के साथ, तभी इन्हें कहा जाता है कविता का गांधी। उन्हीं के विचारों से ये प्रभावित भी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी जो खंड थे उनका संपादन भी किया। अगला प्रश्न है, कौन से कवि अपनी कविताओं के विषयों को घरेलू बना लेते थे? क भवानी प्रसाद मिश्र, ख रामनरेश त्रिपाठी, ग सुमित्रा नंदन पंत या घ नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है क भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी जिन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है, तो ये कई विषय ऐसे थे जैसे आंगन का पौधा, शाम या दूर दिखती नीली पहाड़ी। तो वे इन्हें क्या करते थे? घरेलू बना लेते थे, यानी ऐसा उनका वर्णन किया करते थे। आंसर है क भवानी प्रसाद मिश्र जी। 30वां प्रश्न है, घर की याद कविता में किस ऋतु का वर्णन है जब कवि को घर की याद आ रही है? क ग्रीष्म, ख शरद, ग वर्षा या घ शिशिर। तो देखिए ये ऋतु है वर्षा ऋतु। तो कवि जेल में है और उन्हें अपने घर की याद आ रही है। और ये जो कविता है घर की याद, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही है। 31वां प्रश्न है, नवनीत का अर्थ है? क दही, ख अन्न, ग शहद या घ मक्खन। तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। 32वां प्रश्न है, वासुदेव सिंह किस कवि का मूल नाम है? क शमशेर बहादुर सिंह, ग त्रिलोचन, ग केदारनाथ अग्रवाल या घ रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर है ख त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का मूल नाम था वासुदेव सिंह।
33वां प्रश्न है, किस कारण त्रिलोचन के नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया? तो जैसे इन्हें त्रिलोचन शास्त्री कहा जाता है। क पीएचडी करने के कारण, ख आंदोलन में जुड़ने के कारण स्वाधीनता, ग बहुभाषा विज्ञ होने के कारण, या घ कवि होने के कारण? तो सही आंसर है ग बहुभाषा विज्ञ होने के कारण इनके साथ क्या जुड़ गया था? शास्त्री नाम जुड़ गया था। और देखिए हिंदी साहित्य में कई ऐसे साहित्यकार हैं, बहुत सारी भाषाएं वे जानते थे, उनके विद्वान थे। राहुल सांकृत्यायन हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो गए। तो कई ऐसे हैं जो काफ़ी सारी भाषाएं जानते थे। वैसे ही आपके त्रिलोचन जी भी हैं। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि जीवन में निहित मंद लय का कवि है? जीवन में निहित मंद लय का कवि है। क त्रिलोचन, ख नागार्जुन, ग अज्ञेय, या घ रघुवीर सहाय? तो आंसर हो जाएगा क त्रिलोचन। त्रिलोचन या वासुदेव सिंह। 35वां प्रश्न है, हिंदी में सोनेट, जो कि एक अंग्रेजी छंद होता है, को स्थापित करने वाले कवि के रूप में किसे जाना जाता है या कौन जाना जाता है? क रघुवीर सहाय, ख अज्ञेय, ग त्रिलोचन, या घ निराला? तो सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है त्रिलोचन जी को। 36वां प्रश्न है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता किस संग्रह से ली गई है? ये त्रिलोचन जी की ही कविता है पाठ्य पुस्तक में, तो उनके किस कविता संग्रह से ये ली गई है? क धरती, ख गुलाब और बुलबुल, ग उस जनपद का कवि हूँ, या घ मेरा घर? देखिए आपको ये सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, सभी त्रिलोचन जी की हैं। और लेकिन ये कौन से संग्रह से हैं? ये हैं धरती संग्रह से। तो आंसर हो जाएगा क धरती। 37वां प्रश्न है, कलकत्ते पर बजर गिरे किस कविता की पंक्ति है? क घर की याद, ख पथिक, ग चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, या घ सबसे खतरनाक? तो देखिए ये चंपा ही कहती है इस कविता में। और ये कौन सी है कविता? ये है त्रिलोचन जी की, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। 38वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार किस विधा के कवि हैं? क मुक्तक, ख गजल, ग मुकरियाँ, या घ संगीत? तो देखिए दुष्यंत कुमार इनकी विधा है गजल विधा। गजल क्षेत्र में ये बहुत प्रसिद्ध हैं दुष्यंत कुमार जी। 39वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य कौन सा है? क सूर्य का स्वागत, ख एक कंठ विस्पाई, ग छोटे छोटे सवाल, या घ साए में धूप? तो यहाँ पर देखिए जो गीति नाट्य है दुष्यंत कुमार जी का, वो है एक कंठ विस्पाई। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का क्या है गीति नाट्य। वहीं ध्यान दीजिएगा सूर्य का स्वागत और साए में धूप, ये इनके क्या है काव्य संग्रह, और छोटे छोटे सवाल ये इनका उपन्यास है। लेकिन हमारा आंसर क्या है? एक कंठ विस्पाई। 40वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार परिमल नामक साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। यह परिमल संस्था कहाँ थी? क दिल्ली, ख इलाहाबाद, ग आगरा, या घ कलकत्ता? तो देखिए इस परिमल संस्था से फादर कामिल बुल्के भी जुड़े हुए थे, जो आप पढ़ सकते हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में। तो ये परिमल संस्था कहाँ की है? ये है इलाहाबाद की। और ये जो परिमल संस्था थी इलाहाबाद में थी ये। और ध्यान दीजिएगा ये जो परिमल संस्था थी, इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 10 दिसंबर सन 1944 में। 10 दिसंबर सन 1944 में। और देखिए ये किसने की? प्रयाग विश्वविद्यालय है वहाँ पर, तो उसके कुछ उत्साही साहित्यकारों की मंडली थी, उन्होंने की थी, कुछ सदस्य थे उसके। तो ये कब हुई? 10 दिसंबर 1944 में। और किससे प्रेरणा लेते हुए? निराला जी का जो काव्य संग्रह है परिमल, उससे प्रेरणा लेते हुए ये नाम रखा गया। 41वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार किस पत्र के साथ जुड़े थे? क कर्मवीर, ख माधुरी, ग ब्राह्मण, या घ नए पत्ते? सही आंसर है नए पत्ते।
इस पत्र के साथ ये जुड़े थे। 42वां प्रश्न, अक्क महादेवी जो 12वीं सदी की कवित्री हैं का जन्म कहाँ हुआ था? क केरल, ख महाराष्ट्र, ग तमिलनाडु या घ कर्नाटक। तो अक्क महादेवी जो 12वीं सदी की एक कवित्री हैं, भक्त कवित्री, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कर्नाटक राज्य में। ध्यान दीजिएगा, उस समय दक्षिण भारत में जो वीर शैव आंदोलन चला हुआ था, तो उसमें कई साहित्यकार और कई लेखक थे, कवि भी थे। तो उन्हीं में से एक कवित्री थी अक्क महादेवी जो उसी आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 43वां, अक्क का अर्थ क्या है? जो अक्क महादेवी के नाम में अक्क है, इसका अर्थ क्या होता है? क भाई, ख बहिन, ये 9 होगा, गौ माता या घ दादी। तो अक्क का अर्थ होता है बहिन यानी कि सिस्टर। 44वां प्रश्न है, अध्याय में दिए गए दोनों वचनों, जो अक्क महादेवी के वचन हैं, पहला है हे भूख मत मचल और दूसरा है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया हुआ था ये वचनों का। और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अक्क जो आया था वो किस भाषा का शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बहिन। 45वां प्रश्न है, अक्क महादेवी किसकी भक्त थी? क विष्णु, क ब्रह्मा, ग चन्न मल्लिकार्जुन या घ कृष्ण। तो ये भक्त थी चन्न मल्लिकार्जुन की यानी कि शिव जी की। 46वां प्रश्न है, किसे कन्नड़ की मीरा कहा जाता है? क मीराबाई, ख बासवन्ना, घ आलाम्मा या घ अक्क महादेवी। तो ये कहा जाता है अक्क महादेवी जी को। 47वां प्रश्न है, कवि पास का मूल नाम क्या है? क करतार सिंह पास, ख राम अवतार सिंह पास, ग अवतार सिंह पास या घ अमर सिंह पास। तो जो पास हैं कवि, उनका असली मूल नाम है अवतार सिंह पास। तो आंसर हो जाएगा ग अवतार सिंह पास। 48वां प्रश्न है, पास अवतार सिंह पास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? क उर्दू, ख गुजराती, ग पंजाबी या घ राजस्थानी। तो ये हैं पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि। 49वां प्रश्न है, कविता जो इनकी है पास जी की, सबसे खतरनाक में पास के अनुसार सबसे खतरनाक है? क हमारे शत्रु, ख हमारा खुश होना, ग हमारे सपनों का मर जाना या घ मेहनत की लूट। तो ये जो कविता है इसके अनुसार सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। 50वां प्रश्न है, करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है उसे कहते हैं? क जन्मिया, ख शोक सागर, ग मरसिया या घ कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है मरसिया। आंसर हो जाएगा गो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप मॉक टेस्ट के साथ ही बाद में इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप उसे रिवाइज कर सकें। 51वां प्रश्न है आज का, नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी कृति है? क मन्नू भंडारी, ख राजेश जोशी, ग निर्मला पुतुल या घ महादेवी वर्मा। तो नगाड़े की तरह बजते शब्द ये कृति है निर्मला पुतुल जी की। तो ध्यान दीजिएगा, ये निर्मला पुतुल जी की हैं। सन 1972 में इनका जन्म हुआ था झारखंड में। 52वां प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार ने आदिवासी समाज के संघर्ष और जीवन को अपनी कृतियों में वर्णित किया है? क निर्मला पुतुल, ख नागार्जुन, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ रामनरेश त्रिपाठी। तो ये किया है निर्मला पुतुल जी ने। 53वां प्रश्न है, संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को किसने बेबाकी से वर्णित किया है? क केदारनाथ अग्रवाल, ख मन्नू भंडारी, ग निर्मला पुतुल या घ महादेवी वर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, ये किया है निर्मला पुतुल जी ने। 54वां प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं इस कविता का संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया?
क वासुदेव सिंह, ख हरि भाऊ उपाध्याय, ग अशोक सिंह या घ राजेश जोशी। तो आओ मिलकर बचाएं जो निर्मला पुतुल जी की कविता है उसका संथाली भाषा से हिंदी अनुवाद किसने किया? वो किया था अशोक सिंह जी ने। तो आंसर हो जाएगा ग अशोक जोशी जी। वहीं हरिभाव उपाध्याय जी, इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी आत्मकथा जो आपकी ही पाठ्य पुस्तक में है उसका क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था अंग्रेजी से। लेकिन आंसर हमारा क्या है इस प्रश्न का? अशोक सिंह। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट, और अगर इससे संबंधित कोई भी आपका विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही और भी कक्षाओं का मॉक टेस्ट लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।